नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एविएशन टेक। एक कमेंट आया था हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पे। इसमें लिखा गया था कि एनएक्सेस के बारे में थोड़ा बताया जाए। तो उन्हीं के कमेंट्स के बेसिस पे आज मैं आपको एनएक्सेस जो इकाओ के एनएक्सेस हैं उनके बारे में बताऊंगा कि कितने एनएक्सेस हैं, क्या होते हैं एनएक्सेस और किस एनएक्स में क्या क्या रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इकाओ क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। उसके कुछ मेंबर्स होते हैं। अभी करेंटली 193 मेंबर्स इसके हैं टोटल। मेंबर्स बोले तो नंबर ऑफ कंट्रीज, ठीक है। इस ये 193 मेंबर्स जो हैं वो इन सब एनेक्स जो होते हैं एक स्टैंडर्ड और रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस जो है पब्लिश करते हैं, ठीक है। जैसे किसी स्टेट में आपको एयरक्राफ्ट फ्लाई कराना है तो एक स्टैंडर्ड आपको रनवे स्ट्रिप बनाने पड़ेंगे, रनवे बनाने पड़ेंगे, कुछ पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आप एक इकाओ के पर्टिकुलर मेंबर कहला पाएंगे। अगर आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो आपको एक कंडीशन या स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो जो मेंबर होते हैं इकाओ के, वो इन सब एनेक्सेस को फॉलो करते हैं। तो टोटल हमारे पास 18 एनेक्स हैं इकाओ के, जो बाय द टाइम अपडेट होते रहते हैं विद टाइम के साथ। तो ये देख सकते हैं टोटल हमारे पास 18 एनेक्सेस हैं यहाँ तक। पहला है पर्सनल लाइसेंसिंग है, दूसरा है रूल्स ऑफ एयर मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज फॉर इंटरनेशनल एयर नेविगेशन, चौथा है एरोनॉटिकल चार्ट्स, पांचवा है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। तो इन सबको एक बार आप देख लीजिएगा, एक आइडिया ले लीजिएगा। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन सा एनेक्सेस में क्या लिखे हुए हैं। डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट एक आइडिया लेंगे। डिटेल में जाने के लिए बाद में हम सबको पढ़ेंगे। तो पहला एनेक्स देखते हैं क्या है। एनेक्स 1 में लिखा है पर्सनल लाइसेंसिंग के बारे में बताया गया है। क्या होता है पर्सनल लाइसेंसिंग? ये बताता है स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस फॉर लाइसेंसिंग ऑफ फ्लाइट क्रू मेंबर्स लाइक पायलट, फ्लाइट इंजीनियर, फ्लाइट नेविगेटर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एरोनॉटिकल स्टेशन ऑपरेटर। ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब कोई एयरपोर्ट है, इसको ऑपरेशन में लाने के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज को ऑपरेट करने के लिए, मशीनरी को चलाने के लिए या एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए या नेविगेशन के सर्विसेज या उसके इक्विपमेंट को चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। जैसे आप एक गाड़ी चलाते हैं 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स, तो लाइसेंस की जरूरत होती है। उसी तरीके से एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए पायलट को लाइसेंस की जरूरत होती है। फ्लाइट इंजीनियर्स को भी उस चीज के लाइसेंस की जरूरत होती है किसी चीज के लिए। फ्लाइट नेविगेटर्स को उस चीज की लाइसेंस की जरूरत है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की रेटिंग होती है, उनको भी लाइसेंस दिया जाता है कि आप एयरक्राफ्ट को गाइड कर सकते हैं। एरोनॉटिकल स्टेशन ऑपरेटर्स को लाइसेंस दिया जाता है। तो जितने भी लाइसेंसिंग है वो सारे के सारे एनेक्स 1 में आते हैं। दूसरा एनेक्स कहते हैं रूल्स ऑफ एयर। क्या है? एयर ट्रैवल मस्ट बी सेफ एंड एफिशिएंट। दिस रिक्वायर्स अमंग्स अदर a set of international agreed rules of air। ठीक है, क्या है ये रूल्स ऑफ एयर? अब इस एक कंट्री ये ए है और ये कंट्री बी है। अगर ए कंट्री और बी कंट्री का दोनों का रूल्स अगर सेम नहीं रहेगा तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। अगर एक एयरक्राफ्ट यहाँ से फ्लाई करके दूसरे एयरक्राफ्ट में जाता है तो पायलट को इसका रूल्स फिर याद करना पड़ेगा, इसका याद करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये पायलट सी कंट्री में जाता है, यहाँ से फिर इसकी कंट्री का रूल याद करना पड़ेगा। तो एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक यूनिक रूल बनाया गया है जो सबको ही फॉलो करेंगे। तो उस चीज का जिक्र है एनेक्स 2 में दिया गया है, जिसको रूल्स ऑफ एयर कहते हैं। तीसरा है मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज फॉर इंटरनेशनल एयर नेविगेशन। Object of meteorological services outlined in Annex 3 is to contribute to the safety, efficiency, and regularity of air navigation. This is achieved by providing necessary meteorological information to operator, flight crew members, air traffic service unit और भी बहुत सारे एयरपोर्ट मैनेजमेंट के लिए। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये मेट्रोलॉजिकल सर्विस। अब कोई एयरक्राफ्ट है, वो फ्लाई कर रहा है, इसको पता होना चाहिए कि
जो डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं वहाँ का वेदर कैसा है, जहाँ लैंड कर रहे हैं वहाँ का वेदर कैसा है, उस रूट पे जा रहे हैं उसका वेदर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग पायलट डिसाइड करता है कि उसे कैसा रूट लेना है। अगर उस जो रूट ले रहा है वो अगर खराब है तो दूसरे रूट को चूज किया जाएगा। जस्ट लाइक आप रोड पे से जाते हैं और यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है तो क्या करते हैं, दूसरे रूट की ओर डाइवर्ट कर जाते हैं। क्यों? ताकि आपको इनकन्वीनियंस ना हो। अगर यहाँ पे ज़्यादा खड्डे हुए तो आप क्या करते हैं, इस पाथ पे जाना पसंद नहीं करेंगे, दूसरे पाथ से जाएंगे। सेम इनके लिए है कि मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज से वेदर का इंफॉर्मेशन जो है, कैसा वेदर है, अच्छा है, खराब है, बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, या फिर स्टॉर्म है, कैसा है, उसका इंफॉर्मेशन पायलट को, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को या नेविगेटर को दिया जाता है ताकि एयर जो है सेफ रहे हमारा। चौथा आता है एनालिटिकल चार्ट्स। क्या होता है देखते हैं। स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स कंटेन्ड इन एनेक्स 4 defines obligation of state to make available certain ICAO and aeronautical chart types and specify the chart coverage, format, identification, and content, including symbology and color use. The goal is to satisfy the need of uniformity and consistency in the provision of aeronautical charts that contain appropriate fundamental equality. ठीक, अभी क्या है, जैसे कोई एयरक्राफ्ट लैंडिंग पे है, ये आपका रनवे है, कोई यहाँ पे मान लीजिए एड है, बी एयरपोर्ट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये सब एयरपोर्ट्स हैं। अब ये एयरपोर्ट से यहाँ के कोई ऐसे भी लैंड कर सकता है, ये ऐसे भी लैंड कर सकता है, ये ऐसे भी लैंड कर सकता है, या फिर ऐसे भी लैंड करेगा। तो एक पर्टिकुलर एक डिफाइंड रूट होना चाहिए, कोई चार्ट होना चाहिए जिसको लोग फॉलो करें। ठीक है, तो उसमें इस सारे चार्ट जो होते हैं उनका एक ग्रुपिंग किया जाता है, उस सारे ग्रुपिंग का जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो एनालिटिकल चार्ट्स में दिए गए हैं। पांचवा है नेक्स्ट 5 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट टू बी यूज्ड इन एयर एंड ग्राउंड ऑपरेशन। समझेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, समझिएगा। एक जैसे बताया गया था कि यूनिफॉर्मिटी होनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ से जब जाएंगे ए कंट्री से बी कंट्री में, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी तो यहाँ के रूल्स और यहाँ के रूल डिफर करेंगे, देयर इज अ कंफ्यूजन। ठीक है, अब कंफ्यूजन होगा तो एरर होने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। तो इस चीज के लिए एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होना डिफाइंड बहुत ज़रूरी है कि आप हाइट को फिट में लेंगे, स्पीड को नॉट्स में लेंगे, ठीक है, विंड के डायरेक्शन को नॉर्थ मैग्नेटिक मेरिडियन से मेजर करेंगे डिग्रीज में। तो ये सब जो है, ये यूनिट्स है वो डिफाइंड होने बहुत ज़रूरी है, एक स्टैंडर्ड यूनिट्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, ये है एनेक्स 5 में दिए गए। अगला एनेक्स 6 है एयर ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। एनेक्स 6 इसमें क्या है, द एसेंस ऑफ एनेक्स 6 सिंपली पुट is that the operation of aircraft engaged in international air transport must be standardized as possible to ensure the highest level of safety and efficiency. The purpose of NS6 is to contribute to the safety of international air navigation by providing criteria for safe operating practices and to contribute to the efficiency and regulatory of international air navigation by encouraging ICAO's contracting state to facilitate the passage over their territories of commercial aircraft belonging to other countries that operate in conformity with these criteria. ठीक, अब एक एयरक्राफ्ट को दूसरे कंट्री, एक कंट्री ये है, दूसरा कंट्री ये है, इन दोनों में ऑपरेट करना है, तो इसके बारे में जो डिटेल्स है, कैसे ऑपरेट होना है, उसकी सेफ्टी के साथ क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, वो एनेक्स 6 में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये थे आज के लिए एनेक्स, टोटल 6 एनेक्स के बारे में मैंने बात किया है। अगले आने वाले वीडियो में फिर टोटल 6 एनेक्स के बाद करेंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर अगले वीडियो में हम लोग अगला जो लास्ट 6 एनेक्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।